हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एनिमल ब्रीडिंग टॉपिक को। हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि आखिर एनिमल ब्रीडिंग टॉपिक है क्या, एनिमल ब्रीडिंग सब्जेक्ट में हम क्या कुछ पढ़ते हैं। तो उस टॉपिक में मैंने डिस्कस किया था कि एनिमल ब्रीडिंग में मेनली हम दो एस्पेक्ट के ऊपर डिस्कशन को रखते हैं। पहला एस्पेक्ट है सिलेक्शन और दूसरा एस्पेक्ट है ब्रीडिंग या मेटिंग सिस्टम। तो हम जो सबसे पहला एस्पेक्ट है जो कि एनिमल ब्रीडिंग की जान है, उसकी आत्मा है, सिलेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आपने सिलेक्शन को समझ लिया तो आप एनिमल ब्रीडिंग के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो आने वाले कई वीडियोस में, क्योंकि यह काफ़ी लंबा टॉपिक है, आने वाले कई वीडियोस में मैं सिलेक्शन के डिफरेंट एस्पेक्ट के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूं। आप इस लेक्चर सीरीज में जुड़े रहें। और सिलेक्शन टॉपिक से काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपको क्वेरी हो तो आप मुझे लगातार बार बार मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछते रहें, ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो और जो कंसेप्ट है वो समझ में आए। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं सिलेक्शन टॉपिक को। आज हम इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे कि आखिर हम सिलेक्शन में कौन कौन सा कंसेप्ट को पढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला लाइन है, द पर्पस ऑफ एनिमल ब्रीडिंग इज नॉट टू जेनेटिकली इम्प्रूव इंडिविजुअल एनिमल। तो यह लाइन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि एनिमल ब्रीडिंग में एनिमल को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। एनिमल को जेनेटिकली इम्प्रूव ही तो करना होगा एनिमल ब्रीडिंग में, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए कि एनिमल ब्रीडिंग में हम जेनेटिक इम्प्रूवमेंट तो करते हैं, लेकिन सिंगल एनिमल को ध्यान में नहीं रखते हैं। एक सिंगल एनिमल के इम्प्रूवमेंट पर हम काम नहीं करते हैं। इस लाइन को हम फिर से पढ़ेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। द पर्पस ऑफ एनिमल ब्रीडिंग इज नॉट टू जेनेटिकली इम्प्रूव इंडिविजुअल एनिमल बट टू इम्प्रूव फ्यूचर जनरेशन ऑफ द एनिमल पॉपुलेशन। हम एनिमल ब्रीडिंग में इंडिविजुअल एनिमल के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, हम होल फ्यूचर जनरेशन के ऊपर फोकस करते हैं कि पॉपुलेशन का फ्यूचर जनरेशन में जेनेटिक इंप्रूवमेंट आए जो कि परमानेंट होगा। द मेथड यूज्ड बाय ब्रीडर टू मेक लॉन्ग टर्म चेंज इन एनिमल्स इज कॉल्ड सिलेक्शन। तो सिलेक्शन एक ऐसा मेथड है जिसको ब्रीडर यूज करते हैं और जो पॉपुलेशन है, जो फ्यूचर जनरेशन है, उसमें लॉन्ग टर्म चेंज करते हैं और लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट लेकर आते हैं। सिलेक्शन इज द प्रोसेस इन विच certain individuals in a population are given an opportunity to produce offspring while others are denied this opportunity। तो हम कह सकते हैं यह एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। सिलेक्शन को किस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि सिलेक्शन इज द प्रोसेस इन विच certain individuals in a population are given an opportunity to produce offspring while others are denied this opportunity। तो सिलेक्शन के तहत हम कुछ इंडिविजुअल के पॉपुलेशन में से कुछ इंडिविजुअल को हम सेलेक्ट करते हैं और उसे रिप्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं, उसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। और कुछ इंडिविजुअल पॉपुलेशन के उसे हम यह अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं। तो हम अपॉर्चुनिटी किसे देंगे? जो इंडिविजुअल हमें अच्छे लगेंगे, जिसे हम सेलेक्ट करेंगे, उसे हम अपॉर्चुनिटी देंगे ऑफस्प्रिंग पैदा करने की। और जो इंडिविजुअल हमें अच्छे नहीं लगेंगे, जो पुअर परफॉर्मेंस वाले होंगे, उन्हें रिप्रोडक्शन करने से रोक देंगे, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है वह हमारा अच्छे इंडिविजुअल से बने। आगे नेक्स्ट लाइन देखते हैं। ये सारी लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो सिलेक्शन के कंसेप्ट को समझने में हमारे लिए काफ़ी सहायक होने वाले हैं। सिलेक्शन के बारे में कहा जा रहा है, इट आल्सो डिसाइड्स अबाउट हाउ मेनी ऑफस्प्रिंग इट शुड प्रोड्यूस एंड हाउ लॉन्ग दे शुड रिमेन इन द ब्रीडिंग पॉपुलेशन। तो सिलेक्शन
कंसेप्ट के अंदर हम यह भी डिसाइड करते हैं कि कौन सा इंडिविजुअल कितना ऑफस्प्रिंग पैदा करेगा और पॉपुलेशन में कब तक वह ब्रीडिंग करता रहेगा, यानी ब्रीडिंग पॉपुलेशन का कब तक हिस्सा रहेगा। यह भी सिलेक्शन के कंसेप्ट के तहत ही ये सारे डिसीजन लिए जाते हैं। नेक्स्ट लाइन देखेंगे, सिलेक्शन इज एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर चेंजिंग जीन फ्रीक्वेंसी टू बेटर फिट इंडिविजुअल्स फॉर ए पार्टिकुलर पर्पस। तो सिलेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जिसकी मदद से हम पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं, और यह जीन फ्रीक्वेंसी इस प्रकार से चेंज होगा कि जो बेटर फिट इंडिविजुअल्स होंगे, वैसे इंडिविजुअल जो कि ज़्यादा परफॉर्मेंस वाले होंगे, पॉपुलेशन के अंदर पार्टिकुलर इन्वायरमेंट में बेटर फिट होंगे, पार्टिकुलर पर्पस के लिए के लिए उपयोगी होंगे, उस इंडिविजुअल का जो जेनेटिक मेकअप होगा उसी प्रकार से हम पॉपुलेशन के जीन फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। हम पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी को उस डायरेक्शन में लेकर जाते हैं जहां पर आने वाले जनरेशन का ऑफस्प्रिंग का जो जेनेटिक मेकअप होगा वो मोर फिट इंडिविजुअल की तरफ होगा। आगे देखते हैं, सिलेक्शन इज नॉट एन इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न मैन। तो सिलेक्शन किसी मॉडर्न मैन का इन्वेंशन नहीं है। सिलेक्शन सदियों से होता आ रहा है। पहले भी इंसान इस कंसेप्ट के बारे में कोई साइंटिफिक नॉलेज नहीं था, लेकिन पहले भी लोग सिलेक्शन कर रहे थे और नेचर भी सिलेक्शन करती हैं। नेचर जिसे उपयुक्त समझती हैं कि यह ज़्यादा परफॉर्मेंस वाले होंगे, जनरली नेचर उस तरीके के इंडिविजुअल को पॉपुलेशन से सेलेक्ट करती हैं। तो हम ऐसा सोचें कि सिलेक्शन का जो कंसेप्ट है वह मॉडर्न मैन ने दिया है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। सिलेक्शन आदिकाल से होता आ रहा है। आगे देखेंगे, इफेक्टिवनेस ऑफ सिलेक्शन डिपेंड्स on ability to recognize those animals which possess superior inheritance। तो सिलेक्शन का जो इफेक्टिवनेस है कि हम कितने अच्छी तरीके से सिलेक्शन कर पा रहे हैं, हम कितना एक्यूरेट है, वह इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम पॉपुलेशन से सुपेरियर इंडिविजुअल को कितने एरर फ्री होते हुए ढूंढ पाते हैं। इस बात पर निर्भर करेगा कि सिलेक्शन इफेक्टिव होगा या नहीं होगा। Those superior animals must be mated together for the production of offspring। तो हमने सिलेक्शन को यूज करते हुए जिस सुपेरियर इंडिविजुअल को सेलेक्ट किया है, उन सुपेरियर एनिमल के बीच में मेटिंग होगा, मेल और फीमेल, सायर और डैम के बीच में मेटिंग होगा, और वहां से हम ऑफस्प्रिंग, हमें नेक्स्ट जनरेशन के ऑफस्प्रिंग मिलेंगे। और यदि सिलेक्शन अच्छा हुआ होगा तो उनकी परफॉर्मेंस ऑफस्प्रिंग जनरेशन में परफॉर्मेंस सुधर कर आएगा। द एड अवेलेबल टू एस्टिमेट द ब्रीडिंग वैल्यू ऑफ एन एनिमल इज थ्रू द फिनोटाइप ऑफ एन एनिमल और इट्स रिलेटिव। तो जो हमें हेल्प मिलता है इस सिलेक्शन करने के लिए, जो हमें हेल्प मिलता है वह मिलता है कि हम फिनोटाइपिक वैल्यू को देखते हुए, फिनोटाइप को देखते हुए ब्रीडिंग वैल्यू को एस्टिमेट करें, और यह ब्रीडिंग वैल्यू का जो एस्टिमेट कर रहे हैं वो एनिमल इटसेल्फ, उसके एनिमल के फिनोटाइप के बेसिस पर कर सकते हैं या फिर उनके रिलेटिव के फिनोटाइप के बेसिस पर कर सकते हैं। यह जो कंसेप्ट ब्रीडिंग वैल्यू का है, यह ऑलरेडी मैंने लेक्चर लेकर समझा चुका हूं। मेरे चैनल पर ब्रीडिंग वैल्यू से रिलेटेड लेक्चर आपको मिल जाएंगे, आप उसे एक्सेस करके देख सकते हैं। तो जनरली जब हम एनिमल की सिलेक्शन करते हैं तो वह जेनेटिक मेकअप के बेसिस पर करते हैं, और उसके लिए ब्रीडिंग वैल्यू को कैलकुलेट करना जनरली आवश्यक होता है। तो जो हेल्प मिलता है हमें सिलेक्शन के लिए वह इस प्रकार से मिलता है कि हम एनिमल की ब्रीडिंग वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, और ब्रीडिंग वैल्यू किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, तो उसके फिनोटाइप के बेसिस पर करते हैं। जो हमें फिनोटाइपिक वैल्यू मिलता है, जो फिनोटाइप मिलता है, और फिनोटाइप किसका मिलता है, तो उस एनिमल का भी फिनोटाइप को हम यूज कर सकते हैं, या फिर उसके रिलेटिव के फिनोटाइप को भी यूज करते हुए हम ब्रीडिंग वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारे हेल्प हमें मिलते हैं सिलेक्शन करने के लिए। वेरियस, आगे देखेंगे,
वेरियस एड अवेलेबल फॉर सिलेक्शन आर इंडिविजुअल सिलेक्शन और मास सिलेक्शन, पेडिग्री सिलेक्शन, प्रोजेनी टेस्टिंग, फैमिली सिलेक्शन एंड शिफ्ट सिलेक्शन। तो यह कुछ एक डिफरेंट तरीके के हेल्प है, असिस्टेंस है, जिसको यूज करते हुए हम जनरली सिलेक्शन करते हैं। इसमें इंडिविजुअल सिलेक्शन है जिसे मास सिलेक्शन भी कहते हैं, पेडिग्री सिलेक्शन है, प्रोजेनी टेस्टिंग है, फैमिली सिलेक्शन है, शिफ्ट सिलेक्शन है। तो ये सारे जो कंसेप्ट हैं ये आगे आने वाले चैप्टर में, आने वाले टॉपिक्स में, आने वाले वीडियोस में मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि यह तो सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन पर मैं सिलेक्शन को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूं। सिलेक्शन के ये डिफरेंट एस्पेक्ट है। इंडिविजुअल सिलेक्शन का एक अलग से वीडियो बनेगा, एक अलग से लेक्चर होगा, पेडिग्री सिलेक्शन का एक अलग से लेक्चर दिया जाएगा, प्रोजेनी टेस्टिंग एक बहुत बड़ा सब टॉपिक है, इसके लिए एक अलग लेक्चर होंगे, और फैमिली सिलेक्शन, शिफ्ट सिलेक्शन भी एक अलग से वीडियो लेक्चर बनाकर आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। सिलेक्शन के कुछ और कंसेप्ट के बारे में देखते हैं। ब्रीडर ऑलवेज टेंड टू गो फॉर सिलेक्शन ऑफ सेवरल ट्रेड्स एट ए पार्टिकुलर टाइम। जनरली ब्रीडर यह चाहते हैं कि वो एक बार में कई सारे ट्रेड को ध्यान में रखते हुए सिलेक्शन करे, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई एनिमल कितना इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है वह सिर्फ एक ट्रेड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। कई सारे ट्रेड मिलकर किसी एक एनिमल को, किसी स्पीसीज को इंपॉर्टेंट या फिर लेस इंपॉर्टेंट बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम कैटल की बात करें तो उसकी मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क में फैट परसेंटेज, उसके अलावा उसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, उसका ग्रोथ पैटर्न क्या है, ग्रोथ कितना फास्ट हो रहा है, और उसकी डिजीज रेसिस्टेंस, ये सारे इंपॉर्टेंट ट्रेट हैं जो एक साथ मिलकर किसी एक पार्टिकुलर कैटल ब्रीड को इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट या लेस इंपॉर्टेंट बनाता है। तो जनरली ब्रीडर भी यही चाहते हैं कि वो जो सिलेक्शन करे एनिमल का, वो कई सारे ट्रेट को एक साथ ध्यान में रखते हुए सिलेक्शन करे। द डिजायरेबल ट्रेट विल डिपेंड अपॉन द इकोनॉमिक वैल्यू। तो अब कई सारे ट्रेट ब्रीडर एक साथ ध्यान दे रहे हैं, उसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेट कौन सा होगा, यह मेनली डिपेंड करता है ट्रेड की इकोनॉमिक वैल्यू के ऊपर, कि हमें किस ट्रेड से कितना ज्यादा इकोनॉमिक फायदा हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा ट्रेड हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, उस ट्रेड के ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे। जैसे कि मान लें कि कैटल के अंदर मिल्क यील्ड और फैट परसेंटेज, ये दो ट्रेड हमने एक साथ लिया, इसमें हमें किसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। तो हम देखेंगे इकोनॉमिकली यदि हमें मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा, मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा होने से हमें ज्यादा मनी में फायदा हो रहा है, पैसों में फायदा हो रहा है, तो हम जनरली फोकस करेंगे मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर, और फोकस में थोड़ा नीचे रखेंगे फैट परसेंटेज को। आगे देखते हैं। इफ टू मेनी ट्रेड्स selected for one time, there will be less progress in improvement of any particular trait। यदि हमने कई सारे ट्रेड को एक साथ यूज करते हुए सिलेक्शन करेंगे, तो उस कंडीशन में किसी एक पार्टिकुलर ट्रेड में जो इंप्रूवमेंट होना चाहिए उसका गति थोड़ा कम होगा। यदि हम सिर्फ एक ट्रेड के ऊपर फोकस करेंगे तो उस ट्रेड को हम ज्यादा फास्टली इंप्रूव कर पाएंगे। यदि हम एक साथ कई सारे ट्रेड को ध्यान में रखेंगे तो हमारा हर एक ट्रेड के ऊपर फोकस हमारा कम हो जाएगा, और इंप्रूवमेंट डिफरेंट ट्रेड में इंप्रूवमेंट की जो रेट होगी वह कम होगा। जेनेटिक गेन या रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन जो होगा डिफरेंट ट्रेड में वह कम होगा। यहाँ इन सारी चीजों को मैं आने वाले लेक्चर में भी जब हम मेथड्स ऑफ सिलेक्शन को डिस्कस करेंगे तो ये सारी चीजें वहां पर फिर से डिस्कस किए जाएंगे। आगे देखते हैं। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ सिलेक्शन, 3 मेथड है सिलेक्शन के, टैंडम मेथड, इंडिपेंडेंट कलिंग लेवल मेथड एंड सिलेक्शन इंडेक्स मेथड। तो
इसकी भी जो एलोबरेशन है वो आने वाले लेक्चर में किए जाएंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है ये काफ़ी लंबे लंबे टॉपिक्स हैं और ये काफ़ी समय लेने वाले टॉपिक्स हैं। तो टेंडम मेथड में हम एक बार में एक ट्रेड को जनरली यूज करते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। इंडिपेंडेंट कलिंग लेवल में हम मल्टीपल ट्रेड को यूज करते हैं और उसमें एक थ्रेशोल्ड देखते हैं कि हर ट्रेड का एक थ्रेशोल्ड लेवल क्रॉस होना चाहिए, तभी हम एनिमल को सेलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन इंडेक्स में हम कई सारे ट्रेड एक साथ यूज करते हैं और यहाँ पर इकोनॉमिक वैल्यू के बेसिस पर हर एक ट्रेड को एक वेटेज देते हुए तब हम एक वैल्यू निकालते हैं जिसे हम सिलेक्शन इंडेक्स वैल्यू बोलते हैं और उसके बेसिस पर हम जनरली सिलेक्शन करते हैं। तो इन सारे मेथड्स को हम आने वाले लेक्चर में काफ़ी एलोबरेशन के साथ डिस्कस किया जाएगा। आगे देखते हैं जेनेटिक इफेक्ट ऑफ सिलेक्शन। आखिर सिलेक्शन करने के बाद पॉपुलेशन में क्या जेनेटिक इफेक्ट नजर आएंगे। तो जब हम सिलेक्शन करते हैं तो इसकी वजह से कोई नया जीन क्रिएट नहीं होता है। सिलेक्शन डज नॉट क्रिएट न्यू जीन, कोई नया जीन नहीं बनता। होता क्या है, जनरली सिलेक्शन करने के बाद सिर्फ हम जीन फ्रीक्वेंसी को चेंज कर पाते हैं। जो डिजायरेबल जीन होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है और जो अनडिजायरेबल जीन होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है। तो डिजायरेबल जीन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है सिलेक्शन के बाद और अनडिजायरेबल जीन की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाता है। सिंस द सेलेक्टेड इंडिविजुअल कैन ट्रांसमिट सैंपल हाफ, तो जनरली हम जानते हैं कि जो हमारे जीन होते हैं या जो क्रोमोसोम होते हैं वह हाफ ऑफ द क्रोमोसोम हर एक इंडिविजुअल से उसके ऑफस्प्रिंग में जाता है। और हम जब सिलेक्शन करते हैं और जब इंप्रूव्ड एनिमल को, जब सुपेरियर एनिमल को हम सेलेक्ट करते हैं तो हम ऐसा मानकर चलते हैं कि उसका हाफ ऑफ द जीन, उस सुपेरियर इंडिविजुअल का हाफ ऑफ द जीन उसके ऑफस्प्रिंग में जाएगा। इस वजह से इंप्रूवमेंट पॉपुलेशन के अंदर आएगा ही आएगा। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजायरेबल जीन इज इंक्रीज्ड, हमने जो एनिमल को सेलेक्ट किया, सुपेरियर एनिमल को यहाँ पर सेलेक्ट किया, उसके सैंपल हाफ ऑफ स्प्रिंग में गए और इस प्रकार से हमने जो डिजायरेबल जीन था उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया। तो हमने इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजायरेबल जीन इज इंक्रीज्ड द प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स होमोजाइगस फॉर दैट डिजायरेबल जीन इज आल्सो इंक्रीज। यदि किसी जीन की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो उस जीन की होमोजाइगोसिटी होनी शुरू हो जाएगी। इस वजह से द चेंजेस thus obtained in gene frequency due to selection are permanent। अब जीन लेवल पर चेंज हो चुका है तो वह जो चेंज होगा वह परमानेंट होगा। जनरली जो चेंज इन्वायरमेंट की वजह से होता है वह परमानेंट नहीं होता है और जो चेंज अच्छे जीन आने की वजह से होते हैं वह परमानेंट होते हैं। यदि इन्वायरमेंट की वजह से, अच्छी फीडिंग की वजह से, अच्छे हैबिटेट की वजह से, अच्छे क्लाइमेट की वजह से एनिमल की परफॉर्मेंस में सुधार हो रहा है तो यदि वो क्लाइमेटिक कंडीशन, वो हैबिटेट, वो फीडिंग रैशन वो चेंज हो जाए, वो पुअर हो जाए तो फिर से जो इंप्रूवमेंट है वो समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन्वायरमेंट की वजह से जो चेंजेस आते हैं वो टेम्पररी होते हैं और जो जीन की वजह से आते हैं, क्योंकि जो जीन इफेक्ट शो करता है वो परमानेंट टाइप का इफेक्ट शो करता है, इस वजह से ऐसा लिखा गया है द चेंजेस thus obtained in gene frequency due to selection are permanent। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने मेनली सिलेक्शन के इंट्रोडक्शन को देखा और साथ ही साथ जेनेटिक इफेक्ट ऑफ सिलेक्शन को देखा। आने वाले जो लेक्चर होगा उसमें हम कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिलेक्शन को देखेंगे। कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिलेक्शन कहने का तात्पर्य है कि सिलेक्शन में क्या क्या जटिलताएं होती हैं। जब हम सिलेक्शन करते हैं तो हमें किन किन प्रॉब्लम्स के साथ जूझना पड़ता है, तब जाकर हम सिलेक्शन एनिमल में कर पाते हैं। तो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। आशा करता हूं कि जो आज मैंने डिस्कशन किया है वो सारी चीजें आपको क्लियर होगा। ये चीजें जनरली स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होती हैं
क्योंकि पॉपुलेशन जेनेटिक्स या एनिमल ब्रीडिंग ये थोड़े से अंडरस्टैंडिंग वाले टॉपिक हैं और बच्चे जनरली इन टॉपिक्स में अपने आप को इतना ज़्यादा सहज नहीं पाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि जो मैंने समझाया है काफ़ी सिंपल वे में समझाया है, डिफरेंट ट्रेड के एग्जाम्पल लेते हुए समझाए हैं चीज़ों को, तो वो कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। लेकिन फिर भी यदि आपको कहीं पर कुछ क्वेरी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को डाल दें, मैं उसे आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। और एक बार फिर से थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।